हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिए होंगे और आप लोग अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से भारत पर अपना राज जो है इतने समय तक कायम रखा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो व्यापार करने आई थी, छोटी कंपनी जो व्यापार करने आई थी भारत पर, लेकिन उसने किस प्रकार से भारत पर अपना पूरा राज कायम रखा। 1600 में आई एक व्यापारिक कंपनी जो 200 सालों तक भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करके रही। तो आज हम पूरा इसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने किस प्रकार भारत पर अपना साम्राज्य फैलाया या उसका विस्तार। ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य विस्तार, यहाँ पर आप लोगों को मैप भी दिख रहा है। 1750 ईस्वी में प्रमुख भारतीय राज्य, या पूरा यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले दिखता है बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध। यहाँ पर पूरा इनका जो था साम्राज्य विस्तार था। तो हम पहले जानेंगे मैसूर विजय के बारे में। यहाँ पॉइंट वाइज है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य का उदय हुआ। इस पर वोडेयार वंश का शासन स्थापित हुआ। अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय का शासनकाल 1734 से 1766 तक था। नेक्स्ट है हैदर अली का उदय। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए इसको। लेंथी नहीं है, पॉइंट वाइज है, तो बहुत अच्छे से रिवीजन भी होंगे ये। हैदर अली के बारे में जानते हैं, जो हैदर अली का उदय है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, हैदर अली को मंत्री नंज राज ने 1749 यानी कि 49 में सैन्य सेवा का अवसर दिया। 1755 में हैदर को डिंडीगुल के फौजदार के रूप में नियुक्त किया गया। 1758 में श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण हैदर अली ने हस्तक्षेप किया और नंजराज देवराज को राजनीति से संन्यास लेने को बाध्य किया। 1761 तक मैसूर राज्य की तीसरी सारी शक्ति हैदर अली के हाथों में आ गई, यानी कि जो राज्य की सारी शक्ति थी वो हैदर अली के हाथों में आ गई थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1759। बंगाल में सफलता के बाद अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति को लेकर आश्वस्त हो गए और विस्तार करना शुरू कर दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम से संधि कर उसे उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने के लिए मनाया। बदले में अंग्रेजों ने निज़ाम को हैदर अली से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया। 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने निजाम को सामरिक सहायता दी और उसे मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। हैदर अली ने मराठों और निजाम से संधि कर ली। उसने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण किया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे यहाँ पर। सितंबर 1767 में यानी कि 67 अंग्रेजों ने निजाम के साथ मिलकर तिरुवनमलाई में हैदर अली को हराया। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। फरवरी 1768 में अवसरवादी निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने मंगलौर में बंबई से आई अंग्रेज टुकड़ी को हराया। 1749 यानी कि 69 तक उसने अंग्रेजों को मद्रास तक पीछे धकेल दिया। अब आता है यहाँ पर मद्रास की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा।
अस्तित्व का संकट देखते हुए अंग्रेजों ने 4 अप्रैल 1749 यानी कि 69 में हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली। यानी कि 1769 में जो था हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि कर ली गई। संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली को युद्ध का खर्च और जुर्माना देना था। यानी कि संधि के अनुसार यह युद्ध संधि असल में एक अस्थायी विराम संधि थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। यानी कि 1771 में जो है मराठों ने जो है मैसूर पर आक्रमण किया। मद्रास संधि के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी थी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ त्रिगुट संधि की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 तक। 1773 में अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र में स्थित फ्रांसीसी बस्ती माहे पर आक्रमण कर उसे कब्जे में ले लिया। यह हैदर अली की प्रभुसत्ता के लिए सीधी चुनौती थी। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। उसने अंग्रेज जनरल बैली को हराया और अक्टूबर 1780 में अरकाट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने निजाम को गंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया। यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। सिंधिया और भोसले को भी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में ले लिया। यानी कि अंग्रेज देखो यहाँ पे कितने चालाक थे। अब है नेक्स्ट अंग्रेजी विजय, इसको जानेंगे। 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवो, पोलीलूर और शोलिंगलूर में हैदर अली को कई बार हराया। यहाँ पे आप इन जगहों के जो स्थान है यहाँ पे आप नाम रखेंगे, याद रखेंगे। सितंबर 1782 में हैदर अली ने एक बार फिर आयरकूट को हरा दिया। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु। 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो गई। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। यानी कि जो युद्ध था उनके पुत्र ने यानी कि टीपू सुल्तान ने जो है वो कंटिन्यू किया। नेक्स्ट है मंगलौर की संधि। दोनों पक्ष युद्ध जारी रखने में असमर्थ थे। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई। यहाँ पे इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटाने पर सहमति जताई। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हुआ था। वह हैदर अली का पुत्र और एक महान योद्धा था, जिसे मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था। वह अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं में निपुण था। सैन्य कौशल और सेना का गठन। अपने पिता हैदर अली की तरह उसने भी एक सशक्त सैन्य बल के निर्माण और रख रखाव पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया और फारसी वर्ड्स ऑफ कमांड का उपयोग किया। यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। फ्रांसीसी अधिकारियों की सहायता से उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि फ्रांसीसियों का प्रभाव एक हित समूह के रूप में विकसित ना हो। नौसेना बल का विकास। टीपू सुल्तान नौसेना की महत्ता को समझता था। वर्ष 1796 में यानी कि 1796 उसने नौवाहन बोर्ड का गठन किया और 22 युद्धपोतों एवं 20 लड़ाकू जहाज़ों के बेड़े का निर्माण करने की जो है योजना बनाई। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। यहाँ पर उसने मंगलौर, वाजिदाबाद और
मौलिदाबाद में 3 डॉक यार्ड स्थापित किए। यहाँ पे आप स्थानों के नाम याद रखेंगे। हालांकि ये योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण। टीपू सुल्तान लोकतंत्र का समर्थक और एक महान कूटनीतिज्ञ था। वर्ष 1757 में यानी कि 1797 में उसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों के सहयोग से जैकोबियन क्लब की स्थापना की। वह स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और नागरिक टीपू के नाम से पहचाना गया। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 1788 में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। टीपू ने इसे संधि का उल्लंघन मानते हुए 1779 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो अंग्रेजों का मित्र था। इस आधार पर अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ संधि की। 3 चरणों में युद्ध हुआ, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पहला चरण यहाँ पे जानते हैं। अंग्रेज सेनापति जनरल मीडो का नेतृत्व। टीपू की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण मीडो को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। दूसरा चरण दिसंबर 1790 में कॉर्नवालिस ने स्वयं नेतृत्व किया। मार्च 1791 तक वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। श्रीरंगपट्टनम के पास आने के बावजूद मानसून के कारण अभियान को रोकना पड़ा। अब तीसरा चरण है 1791 की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर युद्ध फिर से शुरू किया। कॉर्नवालिस की सहायता के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज अधिकारी भी शामिल हुए। अंग्रेजों की मजबूत स्थिति के कारण टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ा और श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों, निजाम और मराठों को देना पड़ा। युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। सोचिए उस समय 3 करोड़ रुपए। ठीक है। टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम संधि की प्रतिक्रिया। श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें टीपू सुल्तान को लंबे समय तक स्वीकार्य नहीं थी। टीपू ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी और नेपोलियन से संपर्क किया। अरब, कस्तूनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया। उसने सेना को फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1798 से मई 1799। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें हैदराबाद, डेक्कन और मराठा महासंघ ने ब्रिटिश पक्ष का समर्थन किया। यह युद्ध एंग्लो मैसूर युद्धों की श्रृंखला का अंतिम युद्ध था। युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम इसको जानते हैं। यहाँ पर 3 सेनाओं यानी कि एक बॉम्बे से और 2 ब्रिटिश ने 1799 में मैसूर पर हमला किया। पहला है यहाँ पर सीडे सिर की लड़ाई। 8 मार्च 1799 को टीपू की सेना को रोकने में ब्रिटिश जो है सफल रहे। सेकंड है सुल्तानपेट टोपे की लड़ाई। टीपू के रॉकेटमैन ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगले दिन वेलेस्ली ने इसे जीत लिया। याद रखेंगे आप यहाँ पर इसका नाम। पक्ष और सेनाएं। मैसूर साम्राज्य, कमांडर इसमें टीपू सुल्तान।
पुनियाह, मीर सादिक, लगभग 37,000 सैनिक। ब्रिटिश गठबंधन भागीदार इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद मराठा महासंघ। कमांडर इसमें जॉर्ज हैरिस, डेविड बेयर्ड, आर्थर वेलेस्ली। 60,000 सैनिक प्लस हैदराबाद की 10,000 घुड़सवार सेना। श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा। अंग्रेजों ने किले पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डाला। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने किले पर जो है कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने किले की बहादुरी से रक्षा करते हुए जान गंवाई। टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है मैसूर, उसको जानेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू सुल्तान के परिवार को पेंशन देकर वेल्लोर भेज दिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गुटी, गुरमकोंडा और चित्तल दुर्ग के हिस्से मिले। यहाँ पर आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर, उसको जानते हैं। मराठों के लिए सुंदा और हारपोनेली के क्षेत्र प्रस्तावित किए गए, लेकिन अस्वीकृति के बाद उन्हें भी अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्णराव के अधीन कर दिया गया। उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य विस्तार, ये हमने जैसे कि अभी पहले ऊपर देखा था, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध। आप चाहें तो मैप को भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करते समय अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ रहा है, तो आप साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा मैप बनाकर दिखा सकते हैं। ये बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग में। अब है यहाँ पर नेक्स्ट मराठों का उदय। भारत में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में एंग्लो मराठा युद्धों की श्रृंखला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रमुख शक्ति बनने का मार्ग जो है प्रशस्त किया। इन युद्धों ने मराठा शक्ति के पतन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को चिन्हित किया। मराठा संघ ने देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण किया और अधीनस्थ क्षेत्रों से कर वसूला। संघ के प्रमुख परिवार कौन कौन से थे उनको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको अंडरलाइन करके भी अच्छे से नोट बना सकते हैं। गायकवाड़ यानी कि बड़ौदा, भोंसले नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, पेशवा पूना। मराठों का उदय यहाँ पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761, मराठा शक्ति को गंभीर झटका लगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पुनः संगठित होकर ताकत हासिल की। ठीक है, यानी कि जल्द ही उन्होंने जो है पुनः संगठित होकर ताकत भी हासिल की। पेशवा शासन का पतन, माधवराव प्रथम की मृत्यु 1772 और आंतरिक विभाजन से पेशवाओं का संघ पर नियंत्रण कमजोर हुआ। मराठा परिवारों के आपसी संघर्ष ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है वो 3 युद्ध हुए। कारण अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा, मराठों का आंतरिक विभाजन और कमजोर नेतृत्व। नेक्स्ट है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। हालांकि 1773 में नारायण राव की जो है मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, हत्या कर दी गई थी। उनकी विधवा पत्नी गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे सवाई माधवराव नाम
दिया गया। यहाँ पे आप नाम याद रखेंगे, सवाई माधव राव। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा प्रमुखों ने शिशु को नया पेशवा घोषित किया। रघुनाथ राव यानी कि नारायण राव के चाचा ने सत्ता पर दावा किया और ब्रिटिशों से मदद मांगी। इस सहयोग के लिए 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सूरत संधि 1775। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों को सालसेट और बैसीन के क्षेत्र सौंप दिए। ब्रिटिशों को सूरत और भरूच जिलों के राजस्व का हिस्सा देने पर सहमति बनी। ब्रिटिशों ने बदले में रघुनाथ राव को 2500 यानी कि 2500 सैनिक प्रदान करने का जो है वादा किया। हालांकि ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि को अस्वीकार किया और कर्नल अपटॉन को पुरंदर की संधि करने के लिए पुणे भेजा गया। आप यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। यहाँ पर पुरंदर की संधि 1776, 1 मार्च 1776 को जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आप यहाँ पर इसको भी नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इस संधि में सूरत की संधि को खारिज कर दिया गया। रघुनाथ राव को पेशवा का दावा छोड़ने और पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया। सालसेट और भरूच जिलों पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। नाना फडणवीस ने इस संधि को स्वीकार किया, लेकिन बाद में मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी सहयोग स्थापित किया। बड़गांव की संधि 1769 में महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेजों को बड़गांव में घेर लिया। 16 जनवरी 1769 को अंग्रेजों को बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अंग्रेजों को अधिग्रहित क्षेत्र लौटाने पड़े। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को अमान्य घोषित कर दिया। यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। बड़गांव की संधि का भी कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर नोट करिएगा। प्रमुख सैन्य घटनाएं: अदास की लड़ाई 1775, मराठा सेनापति हरिपंत फड़के को कर्नल कीटिंग की सेना ने हराया। इस युद्ध ने मराठा पक्ष के 150 सैनिक मारे गए, यानी कि इस युद्ध में जो थे मराठा पक्ष के 150 सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए। अहमदाबाद पर कब्जा 1769, कर्नल गोडार्ड ने 6000 सैनिकों के साथ अहमदाबाद पर जो है कब्जा किया। ग्वालियर पर कब्जा 1780, कप्तान पॉपम की सेना ने ग्वालियर किले पर नियंत्रण कर लिया। दुर्धा की लड़ाई 1781, महादजी शिंदे और ब्रिटिश सेना के बीच जो है झड़प हुई। सालबाई की संधि 1782, 17 मई 1782 को महादजी शिंदे और ब्रिटिश प्रतिनिधि एंडरसन के बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए। नोट करेंगे यहाँ पर आप। संधि को 1782 में वारेन हेस्टिंग्स और 1783 में नाना फडणवीस ने जो है मंजूरी दी। इसके साथ ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। युद्ध के परिणाम क्या हुए उनको जानते हैं। मराठों और ब्रिटिशों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा। सालबाई की संधि ने अगले 20 वर्षों तक मराठों और ब्रिटिशों के बीच शांति सुनिश्चित की। अब जानेंगे यहाँ पर दूसरे यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच लड़ा गया एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। पृष्ठभूमि क्या है इसको जानते हैं। पहले
आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव का समर्थन किया था और बाद में उनके पुत्र बाजीराव द्वितीय का भी समर्थन किया। बाजीराव द्वितीय ने अपनी राजनीतिक चालों और क्रूरता से कई मराठा सरदारों की दुश्मनी मोल ले ली, विशेष रूप से यशवंत राव होलकर की, जब उन्होंने होलकर के एक रिश्तेदार की हत्या करवा दी। मराठा साम्राज्य उस समय 5 प्रमुख सरदारों के संघ में विभाजित था। पहला है पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, भोंसले नागपुर। बासेन की संधि 1802। अक्टूबर 1802 में पुणे की लड़ाई में यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया। इसके बाद बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों की शरण ली और दिसंबर 1802 में बासेन की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत मराठा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों को सौंपा गया। पेशवा को अन्य शक्तियों के साथ संधि करने से रोक दिया गया। इस संधि को मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। युद्ध ब्रिटिश रणनीति। ब्रिटिशों ने कई दिशाओं से हमला करने की योजना बनाई। आर्थर वेलेस्ली दक्कन पठार पर नियंत्रण, जेरार्ड लेक, दोआब और दिल्ली पर कब्जा, पावेल, मरे और हारकोट, बुंदेलखंड, बिहार और अन्य क्षेत्रों में मराठा प्रभाव को खत्म करना। ब्रिटिश सेना में 53,000 से अधिक सैनिक शामिल थे, जिनमें घुड़सवार, पैदल सेना, तोपखाने और सिपाही बटालियन शामिल थी। मुख्य लड़ाइयाँ और घटनाएं इनको जानते हैं। पहला है अहमदनगर पर कब्जा अगस्त 1803 में। 8 अगस्त 1803 को वेलेस्ली ने अहमदनगर के पास के शहर पेटा पर हमला किया। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप यहाँ पर। 12 अगस्त को अहमदनगर का किला ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया। सेकंड है अस्सिया की लड़ाई, सितंबर 1803। वेलेस्ली ने सिंधिया की सेना को निर्णायक रूप से हराया। यह ब्रिटिशों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। थर्ड है दिल्ली की लड़ाई, सितंबर 1803। जेरार्ड लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर सिंधिया की सेना को हराया। फोर्थ है लासवारी की लड़ाई, नवंबर 1803 में। लेक ने सिंधिया की सेना पर एक और बड़ी जीत हासिल की। फिफ्थ है अरगांव की लड़ाई, नवंबर 1803। वेलेस्ली ने भोंसले की सेना को हराकर नागपुर और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। सिक्स्थ है गुरिल्ला युद्ध, 1804। यशवंतराव होलकर ने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी, लेकिन कोई समर्थन नहीं मिला। इसकी समाप्ति देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में। नागपुर के राजा रघुजी भोंसले द्वितीय ने ब्रिटिशों के साथ संधि की। उन्होंने ओडिशा, बालासोर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से ब्रिटिशों को सौंप दिए। सुरजी अंजनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में हुई। ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया ने ब्रिटिशों के साथ संधि की। उन्होंने दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, हरियाणा और गुजरात के कई क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण को मान्यता दी। होलकर का संघर्ष 1804। यशवंतराव होलकर ने ब्रिटिशों को गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से चुनौती दी। संसाधनों की कमी और सहयोग की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अंततः ब्रिटिशों के साथ समझौता करना पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच हुआ अंतिम और निर्णायक संघर्ष था। यह
युद्ध यानी कि इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के अंत और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। मराठा संघ आपसी मतभेद और पहले हुए एंग्लो मराठा युद्धों के कारण कमजोर हो चुका था, यानी कि आपसी मतभेद भी उनमें बहुत थे। ठीक है, जैसा कि आप आज भी देखते हैं कि आपस में काफ़ी लोगों का नहीं बनता है, हिंदू हिंदू का ही दुश्मन हो रहा है, नहीं बनते मोहल्ले पड़ोस में, धीरे धीरे ऐसे करते करते काफ़ी जगह। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ये पहले से भी था, तभी अंग्रेजों ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और उनके सहयोगी पिंडारियों को हराकर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य रखा। युद्ध पिंडारियों के दमन के बहाने शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही मराठा नेताओं के खिलाफ बड़े संघर्ष में बदल गया। पक्ष और नेतृत्व मराठा संघ नेता इसमें बाजीराव द्वितीय पेशवा, मुदोजी भोसले नागपुर, मल्हार राव होलकर तृतीय इंदौर, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर, सहयोगी इसमें पिंडारी भाड़े के सैनिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नेता फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, थॉमस हिजलॉप, जॉन मेलकम और हैदराबाद के असफ जा तृतीय ने ब्रिटिश पक्ष का समर्थन किया। अगर उस समय के इस तरह के जो राजा इसमें ब्रिटिश कंपनी का जो पक्ष कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, अगर वो इस समय ना देते, सब एक होते, तो शायद 200 साल तक अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे भारत पर, एक छोटी सी टुकड़ी कंपनी, व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, तो वो इतने सालों तक हम लोगों पर राज ना करते। मुख्य युद्ध और घटनाएं नंबर 1 पे है खड़की की लड़ाई 1817। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुणे में ब्रिटिश छावनी पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने प्रतिकार किया और मराठाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुणे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। सेकंड है कोरेगांव भीमा की लड़ाई 1818। पेशवा की सेना ने कोरेगांव में ब्रिटिश सेना से टक्कर ली। भीषण लड़ाई में भारी हताहत हुए, लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी स्थिति जो है बनाए रखी। सीताबड़ी की लड़ाई 1817। नागपुर के अप्पा साहेब भोसले ने ब्रिटिश सेना से संघर्ष किया, लेकिन हार गए। नागपुर ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, यानी कि नागपुर भी जो था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। महिदपुर की लड़ाई 1817 में होलकर की सेना को ब्रिटिश सेना ने निर्णायक रूप से हराया। यह लड़ाई मराठा संघ के लिए बड़ा झटका साबित हुई। असीरगढ़ की घेराबंदी 1819। मराठाओं का अंतिम किला असीरगढ़ ब्रिटिश सेना ने घेराबंदी के बाद जो है वो जीत लिया। इसके साथ ही जो है वो युद्ध, जो तीसरा युद्ध चल रहा था मराठाओं का, वो अंतिम चरण तक आ पहुंचा, यानी कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ। परिणाम और प्रभाव। मराठा संघ का अंत। पेशवा के क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिए गए। नागपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे मराठा राज्यों को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, यानी कि ब्रिटिश भारत में प्रमुख शक्ति बन गए, जो सतलुज नदी के दक्षिण तक फैला था। राजस्थान और राजपूताना जैसे राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में भी आ गए, यानी कि जो राजस्थान और राजपूताना जैसे राज्य थे वो भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में आ गए थे। मराठा नेतृत्व पर प्रभाव। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का शासक बनाया गया, लेकिन वह ब्रिटिश अधीनता में ही रहे। तो ऐसा शासक किस काम का जो ब्रिटिश की अधीनता से ही काम करे। पिंडारियों का दमन। पिंडारी नेताओं को या तो मारा गया या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया। उनका प्रभाव जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रशासनिक सुधार। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया। मराठी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो इस तरीके से पूरे भारत पर फैल गई। उन्होंने अपना जो साम्राज्य था, अपने अधिकार, अपनी शक्तियों का जो पूरा प्रदर्शन था वो पूरा उन्होंने इस तरीके से पूरे भारत पर करा और हम लोगों पर अत्याचार भी किए इस तरीके से। तो आज हमने ये पूरा जाना ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किस तरीके से हुआ है। तो आप लोगों को ये चैप्टर किस तरीके से लगा, नोट्स इसके कैसे लगे, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको ज़रूर करिए, नोट बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत शॉर्ट वन लाइनर वाले नोट थे ये, ज़्यादा लेंथी नहीं थे कि हाँ आप लोगों को बहुत लेंथी लगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के संग और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, अब बहुत करीब है एग्ज़ाम, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो उसी तरीके से अब आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ाई की, आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, सूटेबल हो, उस तरीके से आप लोग बनाइए और उसको फॉलो करिए। आप लोगों को अब अपनी तैयारी दोगुनी करनी है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को चीज़ें पता चलेंगी। तो कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।